नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। ये विशेषाधिकार नोटिस भी मोदी सरकार के पीछे ही पड़कर रह गया है। कभी सरकार के लोग ले आते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती, उस पर बातचीत नहीं होती, वो अपना मुद्दा वापस ले लेते हैं। इस बार प्रतिपक्ष लेके आया है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं। और इस नोटिस को लाने का उनका मकसद क्या है, उनका इससे तात्पर्य क्या है, ये नोटिस आपके समक्ष है। ये 21/4/2026 यानी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय का है। और नोटिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया है। और इस नोटिस में क्या क्या उन्होंने बताया है वो सब मीनू मैम डिटेल में बताएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इन सब चीजों को जानने के बाद भी हम भारतीय लोग भी तो अपनी जिम्मेदारी समझें। गृह मंत्री की भाषा शैली आप देख रहे हो, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, क्या भाषा है भाई। एक 15-20 साल से लगातार महिला चीफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री सब कुछ रह चुकी है, उसके लिए क्या वैल्यू है। आप एक संसद को सदन में बोल रहे हो, चल तू बैठ जा, तेरा तो नेता बोल चुका है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 तारीख से पहले सारे लोग थाने में सरेंडर कर दें वरना सबको ठिकाने लगा दिए। क्या भाषा है, धमका के वोट लेना चाहते हो, चाहते क्या हो। ये चीज बड़ी साफ सुथरी हो कि हम किस तरीके के देश को बनाना चाहते हैं, किस तरीके का मैनेजमेंट चाहते हैं, कैसे हम जाना चाहते हैं। किसी सवाल का जवाब नहीं देते। देखेंगे कि वेणुगोपाल साहब के लेटर का क्या जवाब मिलेगा। सीधा हम समय नहीं गंवाएंगे। मैम ये क्या है, पूरा नोटिस 2 पेज हमारे पास है, 1 पेज नहीं है, लेकिन हमने दोनों पेज दिखा दिए अपने दर्शकों को। तो क्या इस नोटिस का मतलब है और क्या इस नोटिस का असर होगा। जी देखिए, ये विशेषाधिकार हनन का एक तरीके से नोटिस दिया गया है। और विशेषाधिकार हनन क्या होता है, ये संविधान में एक वर्णित प्रक्रिया है, एक अधिकार है, विशेष अधिकार है देश के सांसदों का और विधानसभा में देश के राज्य के विधायकों का। विशेषाधिकार क्या होता है हनन, देखिए सदस्य, यदि जो सदस्य ने, जो संसद सदस्य ने या विधानसभा के सदस्य ने सदन के भीतर जो भी बोला है उस पर अवमाननापूर्ण टिप्पणी करना विशेषाधिकार हनन कहलाता है। मतलब यहां इस संदर्भ में मैं बता दूं कि यहाँ पे जब ये परिसीमन बिल प्रधानमंत्री लाए महिला आरक्षण की आड़ में, तो उस पर संसद सदस्यों ने, खासकर विपक्ष के सदस्यों ने जो भी कुछ बोला उसके बारे में प्रधानमंत्री ने सदन से बाहर आकर अवमाननापूर्ण टिप्पणी की, तो वो संसद सदस्यों का विशेषाधिकार हनन माना गया। प्रधानमंत्री यही टिप्पणी संसद के अंदर करते तो विशेषाधिकार हनन नहीं लगता, क्योंकि संसद के भीतर जो भी आपने कहा है वो नैतिक रूप से गलत या सही हो सकता है, या उसे वहां से आपकी कार्यवाही के जो रिकॉर्ड होते हैं उससे एक्सपंज किया जा सकता है, लेकिन वो विशेषाधिकार का हनन का मामला नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि संसद सदस्य ने या विधानसभा सदस्य ने जो भी कुछ सदन के भीतर का है उसके ऊपर अवमाननापूर्ण टिप्पणी करना, या उसने किसी विशेष तरीके से वोट दिया है तो उसके बारे में बताना कि इसने इस वजह से, इस गंदी नियत से वोट दिया है, इस तरीके की बातें करना, ये उनका विशेषाधिकार हनन कहलाता है। ये संविधान का जो हमारा जो अनुच्छेद नंबर 222 है उसके इसके अनुच्छेद नंबर 105 पे ये वर्णित है। संसद में जो होगा उसके लिए 105 अनुच्छेद, और विधानसभा में जो वो संविधान के अनुच्छेद 194 में वर्णित है। तो वहां पे पूरी इस प्रक्रिया को बताया गया है। अब कैसे विशेषाधिकार हनन होगा, मान लिया केसी वेणुगोपाल ने ये नोटिस दिया है, इसमें 25 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य है, जो कि स्वाभाविक है, उनके पास होंगे इतने सदस्य। तो क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं केसी वेणुगोपाल, तो वो लोकसभा के
अध्यक्ष को देंगे कि भाई ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उन्होंने हमारे जो हमने वोट डाला है संसद के अंदर, उसके ऊपर जो मोटिव जो है उसके बारे में उन्होंने उसके बारे में टिप्पणियां की हैं, विवादास्पद टिप्पणियां, अवमाननापूर्ण टिप्पणियां की हैं हमारे वोट के ऊपर। तो उसके लिए वो अध्यक्ष को नोटिस देंगे। अब ये अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार करते हैं, जिसकी ज्यादा संभावना है, वो तो फिर जाने ही दीजिए, लेकिन स्वीकार करते हैं तो उसके बाद वो स्वीकार करने के बाद उसको विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाता है। उसके बाद विशेषाधिकार समिति में उसकी बहस होती है, उसमें संसद सदस्य दोनों सदनों के, दोनों विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं विशेषाधिकार समिति में। लोकसभा की संसद की समिति में जो लोकसभा है उसमें 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा की जो विशेषाधिकार समिति होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं। तो वो सभी सदस्य आपस में वहां बातचीत होती है। कई बार बातचीत के दौरान विषय के स्पष्टीकरण के लिए सदस्य को बुलाया भी जाता है, वहां उसको जाना होता है। साक्ष्यों की अगर जरूरत पड़ती है तो वो साक्ष्य भी मंगवाए जाते हैं। अब वहां अगर ये हो जाए कि यस, दोष सिद्ध होता है कि हाँ आपने प्रिविलेज हनन किया है, विशेषाधिकार का हनन किया है, तो उसके बाद उसको जो वो अध्यक्ष के पास उसकी अनुशंसा जाती है और अध्यक्ष या सभापति जैसा भी जिस केस हो उसके अनुसार वो जो है सबसे पहला इसमें सजा क्या होती है कि भाई फटकार लगाई जाती है सदस्य को बता के। अब इस केस में प्रधानमंत्री है तो क्या उन्हें फटकार लगाई जा सकती है। दूसरा यह है कि संसद सत्र के दौरान उनका निलंबन कर दिया जाए, जिस भी सत्र में ये हो। ज्यादा अगर अपराध गंभीर है तो उनको निलंबित, जो संसद से निष्कासित भी किया जा सकता है, या फिर कारावास की सजा भी। वो डिपेंड करता है कि अपराध कितना गंभीर है। तो या तो अपराध गंभीर नहीं है, प्रधानमंत्री ने विवादास्पद टिप्पणी की है सदस्यों के वोट पर, तो उसके ऊपर इन्होंने आपत्ति जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि हमारे विशेषाधिकार का आपने हनन किया है। अब आ जाते हैं, ये तो मैंने इसका सैद्धांतिक पक्ष बताया कि कानून क्या है, मतलब ये रूल नंबर 222 जो है संसद को चलाने का, उसके तहत लोकसभा को चलाने का जो कामकाज के जो नियम है, उसके रूल नंबर 222 के तहत ये सारा काम ये हुआ है आज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो इसका कानूनी पक्ष है, संवैधानिक पक्ष है कि विशेषाधिकार हनन क्या है, विशेषाधिकार हनन समिति क्या होती है, सजा क्या है उसके बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप आ जाइए इसके राजनीतिक पक्ष पे, जिसके के लिए हम सदस्य जो हमारे दर्शक हैं वो उस पक्ष को जानने के लिए ज्यादा उत्सुक होंगे। अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री ने विशेषाधिकार हनन किया है या नहीं किया, ये तो अभी विशेषाधिकार समिति तय करेगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने, देश में विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं 5, और उनके चलते विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं, वो भी दूरदर्शन पर, जो कि एक सरकारी माध्यम है। तो एक सरकारी माध्यम का प्रधानमंत्री दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो भी किस काम के लिए? राष्ट्र के संबोधन के लिए। राष्ट्र का संबोधन भी किस लिए? कि विपक्ष के सदस्यों की को लानत मलानत भेजने के लिए, उनके बारे में अवमाननापूर्ण बातें कहने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और जबकि आप कहेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, वो तो सत्ता पक्ष के नेता है। देखिए, राष्ट्र के नाम संबोधन जब प्रधानमंत्री करते हैं, जब वो राष्ट्र सरकारी चैनल का इस्तेमाल करके करते हैं, तो उसके मकसद होते हैं 2 मकसद तो स्पष्ट है कि नंबर 1 तो राष्ट्र की एकता मान लिया कभी खतरे में है या उसको मजबूत करने की जरूरत आन पड़ी है, तो उसके लिए राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, या जनता घबराई हुई है, अविश्वास की स्थिति बनी हुई है, क्या है क्या नहीं है, क्या होगा, उसमें जनता के भीतर विश्वास का भावना पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री इसका उपयोग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहाँ किस लिए उपयोग किया कि वो उन्होंने परिसीमन का बिल, राज्य जो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें उनका परिसीमन करने के लिए या और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए एक बिल सदन में पेश किया महिला आरक्षण की आड़ में, और वो बिल फेल हो गया, पास नहीं करवा पाए प्रधानमंत्री। तो उसके एवज में प्रधानमंत्री दूरदर्शन पे आए और उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, बेजा इस्तेमाल किया। तो अब ये सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपने सबसे पहले तो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया, और यदि जैसा कि नियम है अगर प्रधानमंत्री को बोलने का मौका दिया है, यानी कि भाजपा पार्टी को बोलने का मौका दिया है,
तो सभी विपक्षी दलों को दिया जाना चाहिए मौका बोलने का, चुनाव के चलते चुनाव में कम से कम विपक्ष के नेता को ही दे दे, जो कि राहुल गांधी है प्रेजेंट में। तो वो भी नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन करके आज चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया। अब दूसरी बात आ रही है कि आपने विशेषाधिकार का, सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया। अब इसमें सबसे पहली बात तो यही है, सवाल उठता है कि जिस बिल के बारे में आप बात कर रहे हैं कि विपक्षी सदस्यों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, तो वो महिला आरक्षण बिल आपने, यानी प्रधानमंत्री ने, यानी कि सत्तारूढ़ दल ने उसको, तो जब ये 2023 में कानून बन गया था महिला आरक्षण का 33% का, दर्शकों को याद होगा 2023 में कानून बन गया और उसमें 2026 में सरकार संशोधन ला रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और मजेदार बात क्या है कि ये सरकार उस बिल में संशोधन तो लाने पहुंच गई कानून में, लेकिन उसको नोटिफाई नहीं किया। और दर्शक को मैं बता दूं कि जब तक कोई भी कानून गजट में, सरकारी गजट में नोटिफाई नहीं होता है, तब तक उसको संविधान संशोधन के लिए या संशोधन के लिए प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। मतलब वो कानून लागू ही नहीं होता जब तक कि गजट में प्रकाशित ना हो। तो आपने गजट में कब प्रकाशित किया? जब आप संविधान संशोधन ले आए, तो तब आपको याद आया कि अरे भाई हमने तो लागू ही नहीं किया है बिल, और बिल लागू नहीं किया और उसमें संविधान संशोधन ले आए। तो ये दूसरी बड़ी गलती प्रधानमंत्री की। तो ये जो कहा जा रहा है कि आप कि हमने राष्ट्र के नाम संबोधित किया और हमें ये जरूरत आन पड़ी, तो जब आपने ये बिल पास कराया था तब तो आपको ये जरूरत महसूस नहीं हुई थी, जब तो आपकी बहुत बड़ी विजय थी ये। भाई जब करना चाहिए था प्रधानमंत्री को कि भाई देखिए, देश की महिलाओं को संबोधित करते, तब राष्ट्र का संबोधन करते कि भाई देखो हमने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, तब उसको माना भी जाता कि यस ठीक है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया, और उसमें दर्शकों ने सुना भी होगा, 29 मिनट का संबोधन था और उसमें 59 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। न केवल नाम लिया, उन्होंने विवादास्पद टिप्पणियां की, जिसको कहते हैं हिंदी में कोसा, कांग्रेस पार्टी को कोसा। उन्होंने उसमें ये भी कहा, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना है और इस पाप की सजा उन्हें मिलेगी। ये विशेषाधिकार हनन माना गया। ये जो मोटिव के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इन्होंने मोटिव स्पर्शन, मतलब हमारे जो विपक्ष थे, उन्होंने इस नियत से इसका विरोध नहीं किया था कि वो आधी आबादी का अधिकार छीनने वाले। आधी आबादी को अधिकार देने वाला तो 2023 में दे चुका विपक्ष ने ध्वनि मत से समर्थन किया था। और प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि आधी आबादी का अधिकार छीना तो इसकी पाप की सजा मिलेगी। आप झूठ बोल रहे हैं अगर सही शब्दों में कहा जाए तो। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके और सपा ने बिल की भ्रूण हत्या की है, ये उनको इसका पाप लगेगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। जो क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर वोट नहीं दिया, तो उससे प्रधानमंत्री इतने भनाए हुए थे कि उन्होंने नारी शक्ति के अपराधी बता दिया विपक्ष को। जबकि मैं थोड़ा सा समझने का आपसे ये प्रयास भी करूंगा, ये भ्रूण हत्या से क्या नारियों का अपमान नहीं हुआ? ये हुआ ना? नहीं होगा? जी बिल्कुल हुआ। मतलब आप बता रहे हैं कि उसकी जन्म लेने से पहले ही आपने हत्या कर दी। अरे भाई, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि आरक्षण बिल की जन्म लेने से पहले हत्या कर दी, तो आरक्षण बिल तो 2023 में आप पास हो चुके हैं। वो तो 3 साल का बच्चा हो गया, पूरा पैरों चलने लगा होना चाहिए अब तक। तो 2023 में जो पैदा हुआ था, पैदा हो चुका है आरक्षण बिल तो 2023 में। आप कैसे कह रहे हैं कि भ्रूण हत्या हो गई थी? भ्रूण हत्या थोड़ी हुई थी। तो 2 सितंबर 2023 में पैदा हुआ, 2.5 साल में तो बच्चा पैरों चलने लगता है, बोलने लगता है, तो अब तक तो लागू हो जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल की हत्या कर दी। तो ये चीज जो है, प्रधानमंत्री जो है इस तरीके की जो बात कह रहे हैं, जो ये जो कहना है, जो उनका ये, और इन बातों का जो ये मैंने अभी बताई कि विपक्ष ने आधी आबादी के अधिकार को छीना है, भ्रूण हत्या कर दी है बिल की, ये अपराधी है महिलाओं के, ये दल, उन्होंने 4 दलों के नाम लिए हैं। तो ये सारी चीजें जो केसी वेणुगोपाल का जो उन्होंने नोटिस दिया है, उसमें उन्होंने इसका
कोट किया है, वर्णन किया है कि प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं जिसके बिहाफ पे हम ये प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाना चाहते हैं। अब रही विशेषाधिकार हनन, इसमें अगर आप कहें देखें तो जो अध्यक्ष जी है, जो उनका पूर्व में व्यवहार रहा है, जिस तरीके के वो निष्पक्ष व्यवहार नहीं करते हैं सदन के अंदर, उससे ये तो नहीं लगता है कि वो इस बिल को स्वीकार करेंगे, इस विशेषाधिकार हनन नोटिस को स्वीकार करेंगे। वो डेफिनेटली इसको रिजेक्ट कर देंगे और ये बस ये है कि संसद के इतिहास में रिकॉर्ड हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सदन है या जो विपक्ष है उसने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। अब कहेंगे कि आप, अगर आपको पता है, विपक्ष को पता है, तो किस लिए ला रहे हैं ये इस तरीके का नोटिस? क्या फायदा है लाने से? देखिए, इन चीजों का तात्कालिक फायदा हो या ना हो, लेकिन एक फायदा ये होता है कि जो जिस भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव या इस तरह का नोटिस लाया जाता है, उसके ऊपर एक तरीके का नियंत्रण लगता है, चेक लगता है, उसको मतलब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि यस, हाँ, शायद गलती हुई है या आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपने देखो, ये एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव जैसी चीज है कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव का असर पड़ा धनखड़ साहब के ऊपर, उनके व्यवहार में सुधार आया, बिरला साहब के व्यवहार में थोड़ा सा आंशिक सुधार आया, तो उस चीज का कि ये तो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता है और भाई प्रधानमंत्री तो है ही, तो उस चीज का एक तरीके से जिसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, उनकी तानाशाही पूर्ण प्रवृत्ति के ऊपर लगाम लगाने का काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की आदत है वो बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उनको जो उनको ये नहीं लगता कि मैं क्या बोलूं और क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए। इवन वो अपने सदस्यों को भी नहीं रोकते। आप देखेंगे कि दानिश अली ने सदन के आपके विधुड़ी ने सदन के अंदर दानिश अली को, दूसरे संसद सदस्य को कितनी भद्दी गाली दी थी, कटुआ कह दिया था उन्होंने उनको, मुस्लिम है वो, तो वो उसको ऊपर ना कोई एक्शन लिया गया, उनको इवन फटकार भी नहीं लगाई गई कि भाई आप अपने भाषा की संयम बरते। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से निशिकांत दुबे वगैरह बोलते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री को शायद इस बात से कोई उज्र नहीं है, वो इस चीज को कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानते, उनको लगता है कि सब कुछ जायज है और वो खुद भी ऐसा ही करते हैं। तो अब इसमें जो लाए हैं ये नोटिस, इसकी जो भी होगा वो समय आने वाला बताएगा कि बिरला साहब इसके बारे में क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी आपने देखा कि इसी स्पीच के ऊपर 700 प्रबुद्ध नागरिकों ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी कि भाई एक्शन लिया जाए प्रधानमंत्री के ऊपर, कि वो इस तरीके से चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं राष्ट्रीय दूरदर्शन से, सरकारी चैनल से, तो ये एक अपराध है, चुनाव संहिता का उल्लंघन है। लेकिन आज तक उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया और ना देंगे भी नहीं, क्योंकि ये तो छोटा अपराध है उनकी दृष्टि में, तो वो तो बढ़तेंगे नहीं। प्रधानमंत्री तो कम्युनल सांप्रदायिक भाषण देते रहते हैं, तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ये जो विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस लाया गया है, ये डेफिनेटली प्रधानमंत्री के ऊपर एक लगाम का काम तो करेगा। वो अभी इसको ना माने, लेकिन हो सकता है कि आगे कभी इस नोटिस के बाद क्या प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा शैली पर अंतर लाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कोसना बंद करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी अपने मित्र अखिलेश यादव को लोकसभा में मित्र बताने वाले वो समाजवादी पार्टी को कोसना बंद करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो तो 48 घंटे भी मित्रता नहीं निभा पाए। जी देखिए, प्रधानमंत्री तो, उनको जो भाषाई शालीनता है वो तो उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। अभी आपने दीदी और दीदी की बात की, मतलब जिस महिला आरक्षण बिल के बारे में वो विलाप कर रहे हैं कि विपक्ष ने ये कर दिया, विपक्ष ने वो कर दिया, जबकि वो झूठ बोल रहे हैं सरासर कि विपक्ष ने तो 2023 में जब ये बिल पास हुआ, पूरे के पूरे वोट पड़े, केवल ओवैसी की पार्टी ने दो थे, उन्होंने वोट नहीं दिया था, बाकी पूरा का पूरा सदन ध्वनि मत से पास हुआ था वो बिल। तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। और रही भाषाई शालीनता की बात, तो महिलाओं के बारे में, महिला आरक्षण का रोना रो रहे हैं वो, और महिलाओं के बारे में उनकी अपने क्या विचार हैं,
वो दीदी ओ दीदी, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या जो उनके मुंह में आ जाता है वो बोलते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि वो महिला आरक्षण के कितने बड़े हामी हैं, कितने बड़े समर्थक हैं, कितने बड़े पैरोकार हैं। तो वो जो है वो एक झूठ का पुलिंदा है। उनको वो भाषाई शालीनता इसके बाद बरतेंगे, अब इसमें संदेह लगता है, क्योंकि एक तो जो अध्यक्ष है लोकसभा के, उनका व्यवहार सब जानते हैं कि वो क्या करेंगे। इसका इस जो ये हनन का प्रस्ताव दिया वो इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, अस्वीकार कर देंगे। लेकिन उस प्रधानमंत्री जो हम जो उम्मीद करते हैं कि ऐसा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आने पर प्रधानमंत्री को आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, रुक के सोचना चाहिए कि इतनी बदहवासी ठीक नहीं है, इतनी ज्यादा बेचैनी और इतना आप मतलब एक बिल आपका क्या डिफीट हो गया लोकसभा में कि तो आप मतलब नेशनल चैनल पे आ गए और लानत मलानत और जो आपके मुंह में आया वो आपने बोला विपक्ष के खिलाफ। तो वो कहीं से भी महिला आरक्षण के प्रति आपकी निष्ठा को नहीं दर्शा रहा था, वो विपक्ष के प्रति आपकी जो एक सोच है, एक निकृष्ट सोच है, उसको दर्शा रहा था। उससे पता चल रहा था कि आप विपक्ष को एक प्रतिपक्ष नहीं मानते हैं, बल्कि आप उनको जानी दुश्मन मानते हैं अपना, और चाहते हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है तो वो अपने बता देते हैं। जैसे कि उन्होंने इसमें बताया कि भाई विपक्ष जो है उन्होंने अपराधी है वो महिला आरक्षण के, और उन्होंने होने नहीं दिया है, उन्होंने भ्रूण हत्या कर दी है इस बिल की, और इसकी पाप की सजा उन्हें मिलेगी। तो ये सब चीजें बताती है कि क्योंकि उनके वोटिंग पैटर्न पे जो इसकी डेफिनेशन है कि भाई संसद सदस्यों ने जो कहा या किया, जो उनका वोट पैटर्न है उसके ऊपर वो टिप्पणी कर रहे थे सीधे सीधे, तो वो एक प्रिविलेज हनन का मामला बनता है। लेकिन बनता तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोग मानते का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि और कुछ ना हो तो कम से कम प्रधानमंत्री की जबान पे लगाम तो लगे, शायद इससे शायद वो भाषाई शालीनता को अपनाएं इसके बाद। जी चलिए अब देखते हैं कि इस पर अगली कदम क्या होता है, क्या स्वीकार होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सब नोटिस और विशेषाधिकार हनन और भी जो नोटिस आए चुनाव आयुक्त के खिलाफ आए, इनसे आपकी मर्यादा पर तो एक सवालिया निशान लगता है कि आप मर्यादा में रहकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब मर्यादा पर आपकी सवाल लगता है, आपकी बोलचाल पर सवाल लगता है, आपके नियम कानून प्राविधान पर सवाल लगता है, तो इस देश की जनता असहाय नहीं है। वक्त और हालात विपरीत होते हैं, एक दिन फिर सब बदलते हैं। आप जब तक आप इन्हें समझा लो, जब तक आप इन्हें अपने गोल गोल लच्छेदार बातों में घुमाते रहो। जब महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया तो महिला आरक्षण बिल का वोट लेने से क्या फायदा मिलेगा? सीधा बताओ कि हम परिसीमन बिल ला रहे हैं जिसमें महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो बात बने। इसको इधर उधर ढकेल कर मत काम करिए, सीधा सीधा करिए। तो आपने दर्शकों को बड़ी शालीन भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।